स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हमने एक साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को पढ़ा था और आज हमने उसी को कंटिन्यू करते हुए एल्गोरिदम को डिटेल से स्टडी करना है। फर्स्ट नंबर पे एल्गोरिदम क्या चीज है। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको अगर कोई इंसान फॉलो कर लेगा तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कंप्यूटर अगर फॉलो करेगा तो भी वो भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन ये प्रोसीजर जो है ये सादा जुबान में लिखा हुआ है, आम जो मैं और आप और सब लोग वो जो जुबान समझ सकते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, कंप्यूटर का नहीं भी पता, वो भी जिस लैंग्वेज को समझ सकते हैं वो सादा लैंग्वेज, वो जनरल लैंग्वेज उसमें लिखा होता है। इसमें जो एक्चुअली होता क्या है कि हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं वही सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लें, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लें, ये एल्गोरिदम कहलाता है। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि ये आपने अपनी जुबान में, सादा जुबान में लिखना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है ये इनका सही तरतीब में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाद वाली इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाए या पहले लिख दें आप और पहले वाली इंस्ट्रक्शन आप बाद में लिख दें तो जो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है हो सकता है ना आए, हो भी सकता है आ जाए सम केसेस में, लेकिन सम केसेस में हो सकता है ना आए। अब हम मैं आपके सामने सादा सा एल्गोरिदम रखूंगा जिसमें मेरे पास सिंपल सी प्रॉब्लम है। वो ये है कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स जो हैं वो हमने उससे लेने हैं, फिर हमने उनकी एवरेज निकाल के उसको बतानी है उस बंदे को। तो उसके रिलेटेड जो है वो एल्गोरिदम हम लिखते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम में हम हमेशा हर स्टेप के साथ नंबर डालते हैं। पहला स्टेप जो होगा इसमें हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्टेप पे आ जाएं तो इसमें हम कहेंगे कि इनपुट करेंगे। सपोज हम फिजिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, कहते हैं इनपुट फिजिक्स मार्क्स इनटू ए। कोई ए वेरिएबल है जिसमें हमने फिजिक्स के मार्क्स को रख दिए। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब हम फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पे चले जाते हैं, इनपुट केमिस्ट्री मार्क्स इनटू बी। अब ये वो लैंग्वेज है जो मुझे, आपको हर एक को आती है, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती उसको भी आती है। अब आप बायो पे आ जाएं। सपोज तीसरा सब्जेक्ट अगर बायो होता है, बायो मार्क्स इनटू सी। जब आपने तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर लिए हैं, अब एवरेज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सम ले लेते हैं। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारी 5वीं इंस्ट्रक्शन। छठी इंस्ट्रक्शन देखें, एवरेज लेनी है। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज है, सम ओवर 3। 7th स्टेप में हम करते हैं डिस्प्ले करते हैं, या हम कह सकते हैं प्रिंट करते हैं। प्रिंट हम करेंगे, सबसे पहले सम को प्रिंट करेंगे। डिस्प्ले भी कर सकते हैं, डिस्प्ले सम भी लिख दें तो भी ठीक है। और 8th स्टेप में हम प्रिंट करते हैं एवरेज को। और ये दोनों प्रिंट करने के बाद 9th स्टेप में हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, एल्गोरिदम खत्म हुआ, प्रोग्राम तो भी हमने लिखा ही नहीं है। तो ये जो एल्गोरिदम हमने आपके सामने लिखा है, ये सारा जो है एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। अब इसमें राइट ऑर्डर में होने का क्या इंपॉर्टेंस है। सपोज आप स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स बाद में ऐड कर दो, केमिस्ट्री के पहले ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएं कोई खास फर्क नहीं आएगा। लेकिन अज्यूम करो कि अभी आपने बायो के मार्क्स स्टूडेंट के सी में ऐड नहीं किए, तो सी में बाय डिफॉल्ट 0 पड़ा हुआ है।
अब आप सम पहले कर लेते हो, 5वीं इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, चौथी बाद में एग्जीक्यूट होती है, तो सम में सिर्फ ए और बी के मार्क्स ही जाएंगे, यानी स्टूडेंट के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स तो चले जाएंगे सम में, लेकिन बायो के मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक इनपुट ही नहीं हुए थे। एक अब हुआ जब आपने चौथी इंस्ट्रक्शन को बाद में लिखा, 5वीं को पहले लिख दिया, तरतीब इसकी खराब होगी, उससे फिर सम भी ठीक नहीं आएगा, एवरेज भी ठीक नहीं आएगी, जो आप रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे वो भी खराब हो जाएगा। तो मकसद ये है कि जो स्टेप्स हैं इनका सही ऑर्डर में होने की इंपॉर्टेंस है। अब हम इसको कोई भी एल्गोरिदम हो उसको हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एल्गोरिदम का एक हिस्सा होता है जिसमें हम कंप्यूटर में नहीं बल्कि हम इंस्ट्रक्शंस ही कर रहे हैं अभी, तो डेटा को इनपुट कर रहे हैं। यहां पे हमने स्टूडेंट से मार्क्स मांगे हैं, तो हम इनपुट कर रहे हैं। हम अगर यही चीज हम प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखें, कोड करें, तो हम कहेंगे कि हम कंप्यूटर को स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स बता रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं उसमें। तो डेटा इनपुट पहला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है प्रोसेसिंग का। यहाँ पे देखें तो प्रोसेसिंग हो रही है, डिवीजन हो गई, मल्टीप्लीकेशन हो गई, एडिशन, ये सारे प्रोसेस जो हैं ये प्रोसेसिंग में आते हैं। ये किसी भी एल्गोरिदम का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और प्रोसेसिंग का कोई फायदा नहीं जब तक हमें कोई आउटपुट ना मिले। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना। डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स, ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी एल्गोरिदम। अब हम आ जाते हैं एल्गोरिदम के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर। सारी इंस्ट्रक्शंस का ना तो ये पर्पस होता है कि वो डेटा को इनपुट करें, ना ही ये पर्पस होता है कि वो प्रोसेसिंग करें, और ना ही ये पर्पस होता है कि वो आउटपुट दें, डिस्प्ले करें कुछ। बाज इंस्ट्रक्शंस इस काम के लिए होती हैं कि वो अपने अलावा जो बाकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं प्रोग्राम, उनको कंट्रोल करें। वो ये डिसाइड करती हैं कि दूसरे इंस्ट्रक्शंस के बारे में उन्होंने डिसीजन करने होते हैं कि उनमें से कौन सी कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी एग्जीक्यूट नहीं करनी, कौन सी पहले एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी जो है वो एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट करनी है, कितनी दफा एग्जीक्यूट करनी है। ये सारा काम भी जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस कर रही होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये इनकी वजह से क्या होता है कि जो एल्गोरिदम होता है, ना सिर्फ उसकी तरतीब चेंज हो जाती है, बल्कि उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस स्किप हो जाती हैं, कुछ एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट। ये सारा प्रोसेस इसलिए नहीं किया जाता कि आपका जो एल्गोरिदम है वो खराब हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, बल्कि बाज प्रॉब्लम्स की डिमांड होती है कि उनके लिए हमें एक ऐसा एल्गोरिदम चाहिए होता है जिसमें ये इलास्टिसिटी हो, कि हम एट ए टाइम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें, किसी को स्किप कर सकें, किसी को एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट करवा सकें। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हम किसी मकसद के लिए कर रहे हैं। तो इसमें से जो पहला स्ट्रक्चर है, 3 तरह के स्ट्रक्चर हमने स्टडी करने हैं, इसके आगे बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, दूसरा इसमें है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और तीसरा है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव का मतलब है कि रिपीट करना किसी चीज को। तीनों को हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई अलग से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के ही प्रोग्राम ने अपने आप सीक्वेंस में ही चलना होता है। सीक्वेंस से क्या मुराद है कि सबसे पहले पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद उससे अगली, उसके बाद उससे अगली, और ये प्रोसेस तरतीब से चलेगा। इसमें कोई कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान है। तो ये तब करते हैं जब हमें जो है वो एल्गोरिदम हमारा सादा सा हो, कोई प्रॉब्लम में कोई इस तरह की डिमांड ना हो, तो फिर हम सिंपल सा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर करते हैं, जो जैसे हमने प्रीवियसली एल्गोरिदम किया था। ये जब मैंने व्हाइट बोर्ड रेज किया उससे पहले इसी वीडियो में, तो वो जो था वो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में। समटाइम्स हमारी डिमांड होती है कि हमने 2 इंस्ट्रक्शंस में से एक को एग्जीक्यूट करना हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्टूडेंट के मार्क्स मौजूद है, अब आप बताना चाहते हैं उसे कि वो फेल है या पास है।
तो डेफिनेटली आपने एक ही चीज बतानी है, या उससे बताना है कि तुम पास हो या उससे बताना है तुम फेल हो। तो दोनों में से एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है, एक एग्जीक्यूट नहीं करवानी। तो ये हमारे पास आएगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। और हम दोनों इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। इस तरफ हमने लिख दिया कि डिस्प्ले पास, इस तरफ हमने लिख दिया डिस्प्ले फेल। अब क्या करेंगे हम, अब जाहिर है दोनों में से एक इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है, दूसरी नहीं करनी। तो हमने यहां पे ये जो इंस्ट्रक्शन है यहां पे वो कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट हो, वो डिसाइड करेगी कि कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। तो हम लिखते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगर मार्क्स 33 से ज्यादा है या बराबर है तो फिर क्या होगा, फिर आप अगर ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होती है आप उसे पास बता दोगे, अगर फॉल्स होती है तो उसे फेल बता दोगे। कि अगर मार्क्स 33 हुए या उससे ज्यादा हुए तो फिर आप उसे बताओगे कि वो पास है, अगर मार्क्स 33 से कम हुए तो फिर आप उसे बताओगे कि वो फेल है। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका काम क्या है, इसका काम ये सिलेक्ट करना है कि वो स्टूडेंट पास है या फेल। अब हम आ जाते हैं उसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जो कि है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। इसके लिए मुझे थोड़ी सी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी तो मैं इसको रेज कर देता हूं। आइटरेटिव स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि समटाइम्स आपको एक इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे सिंपल सी एग्जांपल है, आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना चाहते हैं तो अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो n = 1। अब मैं आपके सामने आइटरेटिव स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं जिसमें 100 दफा एक काम होगा। इफ n is less than equal to 100, जब तक n 100 से बराबर होगा या छोटा होगा ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, t ट्रू के लिए स्टैंड करता है, तो हम क्या करते हैं, हम डिस्प्ले कर देते हैं n को। और उसके बाद जाहिर है हमने अगली दफा कोई और नंबर डिस्प्ले करना है। पहले 1 डिस्प्ले किया, अगली दफा 2 करना है, 1 नहीं करना। तो उसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, n = n+1 कर देते हैं। ये इक्वेशन मैथमेटिकली गलत होती है लेकिन कंप्यूटर की जुबान में इसका मतलब होता है कि n की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दो। तो अब यहां से इसको हमने यहां ज्वाइन कर दिया। अब होगा क्या, पहली दफा n की वैल्यू 1 होगी, डिस्प्ले हो जाएगी, ये डिस्प्ले हो गया। उसके बाद n में 1 ऐड हुआ, n की वैल्यू 2 होगी, 2 भी लेस देन इक्वल टू 100 है, 2 भी डिस्प्ले हो गया। उसके बाद दोबारा से इधर आया, n की वैल्यू 3 हुई, 3 भी लेस देन इक्वल टू 100 है, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे जाके। और इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। आखिर में हमारे पास 100 भी डिस्प्ले हो जाएगा और जब 100 को डिस्प्ले कर लेंगे, 100 में 1 का इजाफा करेंगे, 101 हो जाएगा। तो 101 जो है उस पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो 100 से छोटा या बराबर नहीं होगा। तो फॉल्स के लिए हम जनरली सिर्फ f ही लिखते हैं और फॉल्स होने की सूरत में ये जो स्ट्रक्चर है इससे हम निकल जाएंगे। हम एक गर्दिश में फंस चुके थे जिससे हम निकल गए कंडीशन फॉल्स होने पे, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस था, जो टारगेट था, वो अचीव हो गया। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने एल्गोरिदम को डिटेल से स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।